मीन्स फंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये ह्यूमिड और वार्म एरिया में मिलेंगी एंड इनकी जो बॉडी होंगी मल्टी सेलुलर ही होती हैं, बट एक एक्सेप्शन है यीस्ट, क्योंकि यीस्ट कैसी फंगस है, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, आगे लिखा हुआ है यीस्ट आर यूनिसेलुलर फंगस, अदर फंगी आर मल्टी सेलुलर अदर देन द यीस्ट, यीस्ट के अलावा बाकी फंगी क्या है, मल्टी सेलुलर है, उनकी बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं और उनका जो जनरली जब उनका शेप देखा जाता है या उन्हें स्लाइड में देखा जाता है तो इस तरह की फिलामेंट जैसे, जैसे एक बड़ा सा रिबन जैसा हो, थ्रेड जैसा हो, ऐसे फिलामेंट जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बीच में सेपरेशन भी हो सकते हैं, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकते हैं उन फंगस के, या फिर एक पर्टिकुलर एक ही थ्रेड जैसा हो सकता है जो बिना किसी सेपरेशन के हो और उसमें क्या हो, न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही थ्रेड में हो तो वो क्या हो जाएंगी, दो तरह की फंगस हो गई, ये क्या हो गई, मल्टी न्यूक्लिएट वाली हो गई, मतलब एक ही थ्रेड में क्या है, मल्टी न्यूक्लियस है, मल्टीपल न्यूक्लियस। और ऐसी कंडीशन को जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, एक ही थ्रेड है, एक ही फंगस का सेल हो गया ये और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड तुम्हें मिल रहा है, तो दैट विल बिकम सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक। मल्टी न्यूक्लिएटेड का ही दूसरा नाम क्या है, सीनोसाइटिक, ये देखो ये लिखा हाइफे, और दिस थ्रेड का नाम क्या है, हाइफे, इस थ्रेड को क्या बोलते हैं, हाइफे, HYPHAE। तो हाइफे के फॉर्म में फंगी का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे, ये फंगी का स्ट्रक्चर है। अब ये नेटवर्क हाइफे का, ये नेटवर्क के फॉर्म में होता है, अकेला अकेला थ्रेड नहीं होता, क्योंकि जैसे ब्रेड पे अगर ग्रो हो रही होगी फंगस, कभी तुमने देखी होगी, तो हमेशा उसके ऊपर पूरा जाला जैसा बन जाता है, पूरा उसके ऊपर पूरी फैली हुई होती है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी पार्ट हम स्लाइड में लेके देखेंगे तो हमें अकेला थ्रेड थोड़ी मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, पूरा एक ऐसा जाल जैसा मिलेगा जिसके ऊपर बहुत सारे थ्रेड्स के आपस में जैसे उलझा लगा हुआ थ्रेड हो, बहुत सारे नेटवर्क मिलेंगे। तो फंगी का ये जो हाइफे, एक सिंगल थ्रेड को तो हाइफे बोलते हैं, बट जब बहुत सारे थ्रेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, माइसीलियम, ये है इसका मीनिंग। In network of hyphae will be called as mycelium. Some hyphae will be continuous tube, कुछ hyphae continuous tube होंगे, multinucleated cytoplasm उसमें भरा हुआ होगा, एंड इनको क्या बोला जाएगा, सीनोसाइटिक, मैंने क्या बोला था, सीनोसाइटिक, मल्टीन्यूक्लिएटेड को सीनोसाइटिक बोलेंगे, एंड अदर्स हैव सेप्टेट क्रॉस वॉल्स। और दूसरे में जैसे अगर एक हाइफे में जो बीच बीच में वॉल्स हैं उनको क्या बोला जाएगा, क्रॉस वॉल्स बोलते हैं इनको, और ये सेल वॉल बनी हुई होती है, मतलब सेल्स इसमें बटे हुए होते हैं और इनको सेप्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्टा। तो इस वाले हाइफे को सेप्टेट हाइफे बोल सकते हैं कि ये ऐसा हाइफा है जिसमें बहुत सारे सेप्टा हैं, सेप्टेट, ये कौन सा हाइफे हो जाता है, तो कुछ फंगी का जो सेल का वो है स्ट्रक्चर वो सेप्टेट हाइफे वाला है, उसका माइसीलियम भी सेप्टेट होता है क्योंकि माइसीलियम वैसे भी हाइफे का क्या है, नेटवर्क। और कुछ फंगी का ए सेप्टेट हाइफे होता है, ए सेप्टेट मतलब जस्ट इसका अपोजिट, सेप्टेट में अगर डिविजन है तो ए सेप्टेट में कोई डिवीजन नहीं होंगे, बस बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस, एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, अपनी अपनी साइटोप्लाज्म पूरा यूनिफॉर्म होगा, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस वाज गिवन इन दिस पैराग्राफ के हाइफे सिंगल थ्रेड को बोलेंगे, नेटवर्क को क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे, कुछ हाइफे कंटिन्यूअस ट्यूब होंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड के, इनको सिनोसाइटिक हाइफे बोलेंगे, एंड अदर्स में क्या होगा, सेप्टा होगा, एंड अदर में क्रॉस वॉल होंगी उन हाइफे में, एंड जो सेल वॉल है फंगी की वो काइटिन की बनी होती है, क्या बोला है, काइटिन की, और पॉलीसेकेराइड, काइटिन भी एक तरह का शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, और दूसरी भी पॉलीसेकेराइड उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ में दिया है, अंडरस्टूड ऋषिका, हैव यू अंडरस्टूड दैट, यस मैम, ओके। सो नाउ उसके आगे ये वाला पैराग्राफ दिया है, मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक, तो इसको पढ़ के बताओ, तुम रीड करो इसे ऋषिका, और यू हैव टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो, और इसको एक्सप्लेन भी करना है तुमको, रीड इट। ओके।
Okay. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substances and hence are called saprophytes. मैम कुछ फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना न्यूट्रिशन वो किसी दूसरे से लेते हैं और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब डेड सबस्ट्रेट्स यानी कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं और इसलिए हम इन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, those that depend on living plants and animals are called parasites. और parasites वो ऑर्गेनिक जो लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स को अपना होस्ट बनाते हैं और उन मतलब उनसे अपना न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं. They can also live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. और ये symbiotic relationship में भी रह सकते हैं, मतलब कि as lichens जिसमें algae और fungi दोनों present होते हैं और एक दूसरे पर interdepend होते हैं. एक मतलब एक ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, दूसरा उसे सिंथेसाइज करके देता है और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं. और ये जो हायर प्लांट्स की रूट होती है जिन्हें हम माइकोर्जिया भी बोलते हैं, वो इनके साथ भी एसोसिएशन में रह सकते हैं. ठीक है, करेक्ट. तो सब सही बताया. सैप्रोफाइट मतलब डेड मैटर को खाने वाले. सैप्रोफाइट मतलब किसको डिग्रेड करेंगे? डेड मैटर को डिग्रेड करेंगे. एंड देन पैरासाइट मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करने वाले. पैरासाइट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो कर रहे हैं. जैसे अभी ऊपर बात करी हमने, ये जो नाम है रस्ट कॉजिंग फंगस. रस्ट कॉजिंग फंगस क्या है? दिस इज डिजीज कॉजिंग फंगस. और डिजीज कॉजिंग फंगस किसकी एग्जांपल होती है? पैरासाइटिक फंगस. ठीक है. पेनिसिलियम क्या है? एंटीबायोटिक बनाते हैं, प्लांट में लगती है. वैक्सीनिया कॉजिंग द डिजीज इन व्हीट. देखो क्या लिखा है, व्हीट रस्ट कॉजिंग. क्या लिखा है? मतलब गेहूं की बीमारी करती है ये. गेहूं की जो बाल होती है, जो बाली होती है ना गेहूं की, उसमें क्या करती है ये? फफूंद वाली, फंगी वाली बीमारी, रस्ट की तरह. तो ये पैरासाइटिक हो गई. एंड लाइकेंस, अगर लाइकेंस की बात करें तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली एसोसिएशन. दो ऑर्गेनिज्म होंगे, दोनों एक दूसरे से क्या फायदा करने वाले, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. देन माइकोराइजा. माइकोराइजा मतलब ऐसे फंगस जो कि किसी के रूट्स में लग रहे हैं. फंगस विच इज प्रेजेंट इन द रूट्स. दीज आर माइको मीन्स फंगल एंड राइजा मीन्स रूट्स. तो मतलब ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज जिसको रूट्स में फंगस हो. लाइकेंस पता ही है आपको, किसकी एसोसिएशन होती है लाइकेंस? कौन से दो ऑर्गेनिजम्स? देखो क्या लिखा है, इन एसोसिएशन विद एल्गे. एल्गे के साथ, मतलब एक पार्टनर एल्गे है, दूसरा पार्टनर फंगस है. फंगस पढ़ रहे हैं तो दूसरा पार्टनर क्या होगा? एक एल्गे और एक फंगस. ठीक है. तो ये एक एक मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं कि मतलब डेफिनेशन जैसे आ गई कि इफ ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोट्रॉफिक एंड अब्सॉर्ब सोल्यूबल मैटर. अगर ऑर्गेनिज्म कोई हेटेरोट्रॉफिक है और सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को अब्सॉर्ब करता है, और किससे? डेड मैटर से. दैट ऑर्गेनिज्म इज पैरासाइट, सिम्बॉयंट, सैप्रोफाइट या फिर ऑटोट्रॉफ या फिर, ठीक है, ऑटोट्रॉफ. तो क्या बोलेंगे उसको? हेटेरोट्रॉफ तो बोल ही दिया, तो ऑटोट्रॉफ तो गलत हो गया. अब पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बॉयंट इनमें से बच गया, तो इसमें से क्या आ जाएगा? सैप्रोफाइट. तो अगर आपको टर्म पता है, डेफिनेशन पता है, तो यू कैन गिव दैट एमसीक्यू क्वेश्चंस, कर लोगे आप. देन नेक्स्ट पैराग्राफ समझाओ. कथा तुम समझाओ नेक्स्ट पैराग्राफ. रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ अपना प्लेस करता है? वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फीजन में और बडिंग में. मतलब तीन तरीके से हो सकता है. Asexual reproduction is by spores called कोनिडिया. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें से स्पोर्स के थ्रू हो सकता है, जिन स्पोर्स का नाम होता है कोनिडिया. मतलब फंगस कोनिडिया बनाएंगी और उससे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. उसमें दूसरे फंगस का कोई रोल नहीं है, सिंगल फंगस ही अपने आप स्पोर बनाएगी, इसीलिए वो एसेक्सुअल है. जिसमें सेक्सुअल बात आ जाती है उसमें दो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जरूरत है.
जिसमें ए सेक्सुअल की है उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म स्पोर्स बनाता है। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म से बनने वाले स्पोर्स को क्या कहेंगे? कोनिडिया। कोनिडिया भी कह सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कह सकते हैं, जूस्पोर्स भी कह सकते हैं। ये तीनों क्या हो गए? एसेक्सुअल स्पोर्स हो गए। तीनों कौन से स्पोर्स हैं ये? एसेक्सुअल। तो मान लो क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ एसेक्सुअल स्पोर, जिसमें क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिया oospores, ascospores, basidiospores एंड sporangiospores। हाँ, तो इन चारों में ये तीन तो मैंने बोले सेक्सुअल वाले और एक बोला था नाम मैंने एसेक्सुअल वाला, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऐसे आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट। The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. और ये सारे स्पोर्स अलग तरीके की स्ट्रक्चर्स में बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? Fruiting bodies. फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। The sexual cycle involves the following 3 steps. और ये 3 स्टेप इस सेक्सुअल साइकिल में होते हैं। First, fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes called प्लाज्मोगेमी। मतलब कोई या तो दो मोटाइल गैमेट्स आएंगे, तो अलग, तो एक आ गया आपका फीमेल गैमेट आ गया और एक मेल गैमेट आ गया। ठीक है, तो या तो दो मोटाइल होंगे, दोनों मोटाइल है, दोनों के पास फ्लैजिला है, या तो अगर दोनों के पास फ्लैजिला नहीं है तो एक में फ्लैजिला है एक में नहीं है। तो यही बोला है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और टू नॉन मोटाइल। तो अगर इसी को बोलते हैं इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्स होगा, मतलब इन प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म भी मिक्स होना, न्यूक्लियस भी मिक्स होना, दोनों मिक्स होना। तो जब दोनों गैमेट आए और दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए तो डबल न्यूक्लियस इनका हो गया, तो इनका क्या 2n क्रोमोसोम हो जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? डिप्लॉइड बन जाएंगे। पहले क्या रहेंगे? पहले ही हैप्लॉइड रहेंगे n और n में। तो फर्स्ट स्टेप यही है, दो गैमेट्स को फ्यूज होना, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होना। fusion of two nuclei called karyotype. अब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो उनका सिंगल न्यूक्लियस हो जाएगा, दोनों का अगर न्यूक्लियस फ्यूज हो गया जिसके अंदर टोटल क्रोमोसोम होंगे 2n, तो इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, जब तक मान लो जब तक इससे पहले वाली स्टेज मतलब जब तक ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फंगी में हर सेल में दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ठीक है, एक फंगी के हर सेल में दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, वो फ्यूज नहीं हुए हैं अभी। उसमें सिर्फ क्या फ्यूज हुआ है? उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, यानी कि एक हाइफा इधर आया था इस तरह से, एक हाइफा उसके पास गया था ऐसे करके, और दोनों ने अपना साइटोप्लाज्म मिक्स किया और एक इस तरह का सेल बना यहाँ पर जिसके अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, मतलब दोनों ने फ्यूजन करवाई अपने। और अब उसके बाद इस वाले सेल ने जब रिप्रोड्यूस किया है तो अब इसने ऐसा हाइफा बनाया है जिसमें दो न्यूक्लियस है। हर सेल में क्या है? दो न्यूक्लियस होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है ना, दो हाइफा जब मिक्स हुए हैं, जब दो हाइफे मिक्स हुए हैं, उन्होंने अपना प्लाज्मो, फर्स्ट स्टेप तो यही है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म मिक्स किया है, तो फिर इसलिए प्लाज्मोगेमी बोला। फिलामेंट्स का आपस में प्रोटोप्लाज्म मिक्स करना, वो क्या होगी? प्लाज्मोगेमी। प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया तो न्यूक्लियस भी साथ साथ आ गए। अब दो न्यूक्लियस हर सेल में, चाहे तो वो फ्यूज हो जाए, फ्यूज हो गए तो स्टेप को क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी। और अगर फ्यूज नहीं हुए तो वो ऐसे भी रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जिसे डायकारियोफेज कह सकते हैं, जिसमें दोनों n+n वाला हाइफा बन जाता है। एक ऐसा हाइफा बन जाता है, एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है जिसमें फ्यूज नहीं होते न्यूक्लियस, बस ऐसे ही n+n रहते हैं। ठीक है, Meiosis in zygote resulting in haploid spores. और अगर फ्यूजन हो गई है तो उस सेल में, फ्यूज होने के बाद वाले सेल में मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। When a fungus reproduces, when a fungus reproduces sexually, two haploids, hyphae of compatible mating types, come together and fuse. ठीक है, तो when a fungus reproduces sexually, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है तो दो हैप्लॉइड हाइफे कंपैटिबल, जो मैं बता रही हूँ कि दो हाइफे एक कंपैटिबल मेटिंग टाइप का, मतलब दोनों सेम ही स्पीशीज के होंगे, जिसमें से एक को प्लस मान लिया जाएगा
और एक को माइनस स्ट्रेन मान लिया जाएगा। ऐसे ही दिया जाता है। इसमें मेल और फीमेल कुछ नहीं होता क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई सेक्सुअल वो ही नहीं है, ऑर्गन्स ही नहीं है, बस दो सिंपली दो हाइफे हैं। तो एक स्पीशीज ए का हाइफा हो गया मान लो, एक फंगस ए का हाइफा हो गया और एक फंगस बी का हाइफा हो गया। वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं बस। तो एक को प्लस स्ट्रेन बोल दिया, एक को माइनस स्ट्रेन बोल दिया। तो यही बोल रहा है मेटिंग टाइप सेम होने चाहिए, मतलब मेटिंग टाइप अपोजिट होने चाहिए। तो एक प्लस मेटिंग टाइप, एक माइनस मेटिंग टाइप। तो वही बोल रहा है जब फंगस सेक्सुअली फ्यूज करेंगी तो दो हैप्लॉइड कंपैटिबल मेटिंग टाइप एक दूसरे से जुड़ती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। और कुछ फंगी में फ्यूजन दो हैप्लॉइड सेल्स के बीच में इमीडिएटली डाइप्लॉइड, किसी में वो जैसे ही दो न्यूक्लियस एक साथ आए वो दोनों न्यूक्लियस तुरंत ही क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। पर किसी किसी में ऐसा नहीं होता, फंगस में किसी किसी में n+n ही रहता है। और उस वाले स्टेज को क्या कहते हैं, डाइकैरियो फेज। एक्चुअली में कैरियो वर्ड क्या है, न्यूक्लियस है। कैरियो वर्ड किसके लिए है, न्यूक्लियस के लिए। और डाई अगर लगा दिया आगे तो मतलब टू न्यूक्लियस वाला फेज, ऐसा फेज फंगस की लाइफ साइकिल का जिसके उसके हाइफे में दो न्यूक्लियस होते हैं। तो टू ऐसा फेज जिसमें टू न्यूक्लियस वाला हाइफे बनेगा, दो न्यूक्लियस वाला हाइफे बनेगा। In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cell 2n. However, in other fungi, as moist, ये दो हैं, ये दो नाम जो दिए इनमें होता है, इन दोनों में डाइकैरियोफेज बनता है। किन किन में, एस्कोमाइसिटीज ऐसे पढ़ते हैं इसको, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। माइसिटीज अलग है, माइसिटीज मींस रिलेटेड टू फंगस। यहाँ पे भी माइसिटीज वर्ड होगा, दैट मींस रिलेटेड टू फंगस। और एस्को वर्ड इज रिलेटेड टू फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। इसकी फ्रूटिंग बॉडी एस्कस है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियम है। तो इनकी फ्रूटिंग बॉडी की वजह से इस फंगस के ग्रुप का नाम भी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज बना, ठीक है। आगे इनके सबके फीचर्स दे रखे हैं, देखो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, सबके फीचर्स आगे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, पढ़ो। हमारी शायद इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। Dikaryotes stage n+n, that is 2 nuclei per cell occur. Such a condition is called a dikaryon, and the phase is called dikaryophase of fungus. Later, the parental nuclear fuse and the cell become haploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spores. The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies from the division of the kingdom into various classes. तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ विच पॉइंट द फंगी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यानी माइसीलियम का फॉर्म, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि वो कौन से स्पोर्स बनाती हैं, ठीक है। कोनिडिया बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, ज़ूस्पोर, क्या कौन से स्पोर्स उनमें एसेक्सुअल हैं, कौन से स्पोर्स उनमें सेक्सुअल हैं, दोनों के बेसिस पे। एंड फ्रूटिंग बॉडी, उनमें कौन सी फ्रूटिंग बॉडी बनती है, इसकी वजह से वेरियस क्लासेस इनकी बनी है। तुम बताओ फाइकोमाइसिटीज का, एलिश तुम समझाओ ये वाला पैराग्राफ। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places, or as obligate parasites on plants. मतलब फाइकोमाइटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो मतलब एक्वेटिक नेचर में पाए जाते हैं, और या फिर जो डिकेइंग वुड, जो लकड़ियां खराब हो चुकी होती हैं वहां पर मिलते हैं। ये मॉइस्चर में मिलते हैं ज्यादातर, और ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो प्लांट्स के ऊपर जो पैरासाइट्स होते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। ऑब्लिगेट यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पैरासाइट और ऑब्लिगेट में ये फर्क होता है कि ऑब्लिगेट मतलब ऐसी फंगस जो इसके अलावा कोई और रोल में नहीं मिल सकती। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, आप कहीं लिखे, कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब होता है कंपल्शन, मतलब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इट डोंट हैव एनी ऑप्शन, ऑप्शनलेस। मतलब ये ऑप्शनलेस पैरासाइट्स है, मतलब ये पैरासाइट्स ही होंगी। इस ग्रुप के मेंबर्स जो हैं कि ये ऐसे होंगे जो पौधे पे पैरासाइट्स होते हैं,
ठीक है, ये बताया आगे। सीनोसाइटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ओ साइलेंट है, पहले वाला जो ओ है वो इसमें साइलेंट है, सीनोसाइटिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो माइसीलियम इनका एसेप्टेट है, मतलब बीच बीच में डिवीजन नहीं है, और सारे के सारे न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियस है। सीनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लियस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स मोटाइल और बाय एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल। मतलब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो मोटाइल, चाहे वो मोटाइल हो। अगर स्पोर्स मोटाइल है तो उनका नाम क्या होगा? ज़ूस्पोर्स। मतलब ज़ू वर्ड जहां पे भी लग गया, दैट मींस मूविंग बाय फ्लैजिला, एनिमल लाइक। मूवमेंट तो एनिमल का फीचर है, तो इसलिए ज़ूस्पोर मोटाइल हो गया। एप्लेनोस्पोर्स ये नॉन मोटाइल। तो ये वाली जो फंगस है फाइकोमाइसिटीज की, ये दो तरीके के स्पोर बनाएंगी। ज़ूस्पोर मोटाइल होंगे, एसेक्सुअल है ये दोनों, और एप्लेनोस्पोर क्या है? नॉन मोटाइल। आगे बढ़ो। These spores are endogenously produced in sporangium। और ये दोनों ही स्पोर्स, चाहे ज़ूस्पोर हो चाहे ज़ूस्पोर्स हो चाहे एप्लेनोस्पोर्स हो, ये स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होंगे। स्पोरेंजियम। और एंडोजीनसली मतलब स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इंटरनल और इनसाइड द स्पोरेंजियम। ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जो ज़ाइगोस्पर्म होगा, ज़ाइगोस्पोर होगा, वो टू गैमेट्स के फ्यूजन से बनेगा। These gametes are similar in morphology, zygomous or dissimilar, एनाइसोगैमस और oogamous। तो ये जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ये ज़ाइगोस्पोर फ्यूजन ऑफ गैमेट से होगा, और ये स्पोर, दीज स्पोर्स आर सिमिलर। मॉर्फोलॉजी में अगर सेम है, अगर एक जैसे दिखते हैं ये स्पोर्स, तो आइसोगैमस बोलेंगे। और डिसिमिलर है तो इस वाली फ्यूजन को दो हो सकती है, या तो एनाइसोगैमी हो सकती है या oogamous। Some common example are Smucker, Rhizopus, the bread mold mentioned earlier, and Albugo, the parasitic fungi और mustard। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस जो ब्रेड के ऊपर मिलता है, और एल्बुगो जो कि पैरासाइटिक फंगी है। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, तो ये कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए इसके। कुछ कॉमन फंगस हैं, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ठीक है। ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं। अब अगेन ऋषिका, यू हैव टू एक्सप्लेन एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर कौन हैं, एंड एस्कोमाइसिटीज के क्या फीचर्स हैं? एक्सप्लेन। Are you able to listen me, Rishika? Okay. Yes. Explain it. Explaining, ma'am. Ascomycetes, commonly known as sac fungi, the ascomycetes are mostly multicellular. मैम ये जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं, ये इनको सैक फंगी कहा जाता है। ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और मोस्टली ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम है, जो कि एक एंटीबायोटिक होता है। और मतलब काफी कम हमें देखने को यूनिसेल्यूलर के एग्जांपल्स मिलते हैं, जिसमें कि एक एग्जांपल यीस्ट है यूनिसेल्यूलर का, जो कि एक सैक्रोमाइसीज है। और यीस्ट का बायोलॉजिकल, फिर उसके बाद दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिट। यीस्ट का आपका बायोलॉजिकल नेम भी उसके ब्रैकेट में दिया है, सैक्रोमाइसिस। यीस्ट को और क्या नाम देते हैं? सैक्रोमाइसिस। यस मैम, अब ऐसे सैक्रोमाइसिस। छोटे छोटे से वर्ड है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से वर्ड हैं। या तो आपको कॉमन नेम दिया है, कॉमन नेम देकर ब्रैकेट में बायोलॉजिकल दिया है। बायोलॉजिकल कहीं भी होगा तो दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस, ग्रोइंग ऑन डंग। ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब अपना हाँ बताओ बताओ, तुम बताओ। यस, टेल, कंटिन्यू। Explain from here. They are saprophytic decomposers.
Yes, ma'am. They are saprophytic decomposers, parasitic or coprophilous growing on dung. ठीक है, ये अंडरस्टूड है, सेल्फ अंडरस्टूड है ये। उसके बाद माइसीलियम। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट। जो माइसीलियम है यानी कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, वो कैसा है? द नेटवर्क ऑफ हाइफे, वो उसका कैसा है? उसमें ब्रांचेस भी हैं। अब तक तो मैं बस सिंगल स्ट्रैंड बना रही थी, सिंगल स्ट्रैंड वाला मैं हाइफे बना रही थी, बट ये कैसा है? ये ब्रांचेस वाला है। तो इसका माइसीलियम कैसा है? इट हैज ब्रांचेस, its branches, it's having branches and plus it is having also separations, compartments and बीच में इसमें, clear? So separate भी है, ठीक है। आगे कथा बताओ, यहाँ से तुम बताओ, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम से। Asexual spores. Asexual spores are condia produce and exogenous or are special mycelium called conidiospores. मतलब जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो कोनिडिया जो प्रोड्यूस करते हैं ऑन स्पेशल माइसीलियम, उसे कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स। तो ये एक स्पेशल माइसीलियम होगा, इसमें एक नीचे एक तो बेस की थ्रेड रहेगा, एक ऊपर आएगा थ्रेड, ठीक है। और इस थ्रेड पे स्टिक जैसे फिगर्स होंगे, देयर विल बी स्टिक लाइक फिलामेंट्स, छोटे छोटे से फिलामेंट होंगे स्टिक जैसे, और इन स्टिक जैसे फिलामेंट को ही कोनिडियोफोर कहते हैं। और इनके ऊपर बाहर की तरफ चेन ऑफ स्पोर्स रहेगी, इनके ऊपर बाहर की तरफ क्या रहेगी? चेन ऑफ स्पोर्स। ये मतलब अंदर स्पोर्स ना बनाकर कहाँ स्पोर्स बनाते हैं? बाहर बनाते हैं, इसीलिए क्या दिया? एक्सोजीनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड। तो यानी कि ये स्टिक जैसे जो फिगर हैं, ये वाले, ये जो मैंने बनाए, ये क्या है? कोनिडियो स्पोर्स हैं। और इनके ऊपर कौन से स्पोर बन रहे हैं? कोनिडिया। इन गोल गोल स्पोर्स को क्या बोला है? कोनिडिया। ये क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स। किस तरह के स्पोर्स हैं? एसेक्सुअल। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर्स, ठीक है। तो इस तरह की फंगस इस तरह ऐसी होती है। अब हम एक डायग्राम देखते हैं पहले। We will see the diagram of the conidia. Can you see? Yes. These type of structures. ये chain of spores, ये आपके कोनिडियाज हैं, जिनके ऊपर ये बनते हैं, वो कोनिडियोफोर होता है। क्या होता है? कोनिडियोफोर, ठीक है। फिलेट्स भी बोलते हैं उनको, फिलेट्स भी कहते हैं। फिलेट्स के ऊपर कोनिडिया रहता है, कोनिडियोफोर को फिलेट्स भी बोला जाता है। Can you see here? Stick like figures. These stick like figures given in the diagram. These are conidiophore, और उनके ऊपर चेन जैसे गोल गोल मोती की तरह लगे, that are conidia. क्लियर? अब हम एप्लेनोस्पोर्स भी देख लेते हैं। जब हमने ये देखा ही है तो we'll see एप्लेनोस्पोर्स, क्योंकि वो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ये बाहर बनते हैं। एप्लेनोस्पोर कहाँ बनते हैं? अंदर बनते हैं। स्पोरेंजियम क्या अंदर बनते हैं, ठीक है। दे आर मेड इनसाइड। कैन यू सी? एपोफाइसिस, कोल्यूमिना एक कैप जैसा, उसके ऊपर क्या है? स्पोरेंजियम जैसा स्ट्रक्चर बना है, फुल ऑफ स्पोर्स। एंड ये ज्यादा बेटर है। ये राउंड बॉल के अंदर सी तो कोल्यूमिला है और एस क्या है? स्पोरेंजियम है पूरा, और स्पोरेंजियम में बहुत सारे क्या भरे हुए हैं? स्पोर्स भरे हुए हैं। इन्हीं को एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। स्पाइरो वगैरह का एप्लेनोस्पोर है, ठीक है। यहाँ देखो, कैन यू सी? दिस इज ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स। ई फिगर में आपको दिख रहा है स्पोरेंजियम, ये वाला टूट गया है। ई फिगर देखो लास्ट वाली, उसमें टूट गया है स्पोरेंजियम, तो क्या निकल रहे हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर निकल, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच। आगे पढ़ो। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जो कोनिडिया होता है उस पे क्या जर्मिनेट? जो कोनिडिया है मतलब छोटे छोटे स्पोर जो थे ऊपर जो निकल रहे थे, कोनिडियोफोर के ऊपर जो से पहली फिगर दिखाई थी, जो वो अगर जर्मिनेट करते हैं
माइसीलियम, उससे बन जाता है दोबारा से माइसीलियम, उससे फंगस। ये रिप्रोडक्शन है फंगस की। स्पोर जब जर्मिनेट करेगा वापस से क्या बन जाएगा, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड ascospores which are produced endogenous insect like Asic singular ascus। जो सेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स एस्कस नाम के स्ट्रक्चर में बनते हैं और जिनके प्लूरल क्या है, एस्काई, जिसे एस्काई भी बोल सकते हैं। are arranged in different type of fruiting bodies called एस्कोकार्प्स। एस्कोकार्प्स के अंदर एस्कस दिखाई देती हैं, फ्रूटिंग बॉडी होती है ये, एंड दे आर we are looking at the picture of these ascocarps also। एस्कोकार्प की पिक्चर देखते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे एस्कस कहाँ है, एस्कोस्पोर्स कहाँ है। ठीक है, कैन यू सी दिस इज दिस वेसल लाइक स्ट्रक्चर, पूरा मटके की तरह एक स्ट्रक्चर है राउंड जैसा, इसको पूरा एस्कोकार्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प। और इसके अंदर एस्कस देखो कैसा है, ये तो फुल तो एस्कोकार्प है बट एस्कस देखो कैसा है, जैसे गेहूं की वो नहीं होते बाली जैसी, और उसमें 8 एस्कोस्पोर्स है, गोल 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 एस्कोस्पोर्स। इसको भी देख लो, ये भी एस्कोकार्प का स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल्सो एस्कोकार्प, दिस इज ऑल्सो एस्कोकार्प। एक ऐसा पूरा राउंड जैसा स्ट्रक्चर जो एस्कोकार्प है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, एस्कस है, और उनके अंदर एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये सब ये जो फंगस होती हैं उनकी क्या होते हैं, एस्कस कंटेनिंग 8 एस्को। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी है ये, दीज आर फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगी। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इज इट क्लियर? ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, क्लेस्टोथीसियम, पेरिथीसियम, इट इज अ टाइप ऑफ एस्कोकार्प। पूरा जार जैसा होता है तो क्लेस्टोथीसियम बोलते हैं, खुला हुआ होता है एक एंड से तो पेरिथीसियम बोलते हैं, एपोथीसियम पूरा ऐसे होता है सॉसर जैसा। ये क्या है, एस्कोकार्प का टाइप्स। तो हमें इतना डिटेल में नहीं आना, हमें ही पता होना चाहिए एस्कोकार्प के अंदर एस्कस होते हैं जिनके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं। हमें ये चीजें पता नहीं चाहिए जो हमारी एनसीईआरटी में। आगे एग्जांपल है एस्परगिल्स का, एस्परजिलस, एस्परजिलस इसका एग्जांपल है ऐसा जीनस का जो कि ऐसे एस्कस बनाती है। एस्परजिलस फंगस इसका एग्जांपल है एस्कोमाइसिटीज का। आगे क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा। Neurospora is used to extensive in biochemical and genetic work। और जो न्यूरोस्पोरा है बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडी में काम आती है। Many members like morels and truffles are edible and are considered lysis। और बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो मॉरल्स और टफल्स जिनका नाम है जो कि एडिबल भी हैं। एस्कोमाइसिटीज के बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो कि खाए जाते हैं। एडिबल मतलब कौन सी चीज होती है जिसे हम खा सकते हैं, मतलब मशरूम की डिशेस बनती हैं। इस तरह की एस्कोमाइसिटीज की भी कुछ खाने वाली डिशेस बनती हैं। बेसिडियोमाइसिटीज बताओ। Commonly known form of Basidiomycetes are mushrooms। तुम बताओ, उसने बताया, एक एक करके बताना है। Commonly known forms of Basidiomycetes and are mushrooms। मतलब इसके कॉमन मेंबर कौन है, बेसिडियोमाइसिटीज के मशरूम देखे हैं आपने? ब्रैकेट फंगाई और puffballs। अगर आपने नहीं देखे तो ग्राउंड में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे मशरूम उग रहे हैं इस ग्राउंड में। ब्रैकेट फंगी क्या होती है? ये 3 हैं जो इसके अंदर आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, ब्रैकेट फंगी, मशरूम और पफबॉल्स। अब इनके डायग्राम भी देखोगे तो इसमें भी आपको जीमेल पे इसमें गूगल इमेजेस में दिख जाएंगे। ठीक है, मशरूम तो आप सबने देखे हैं। पफ बॉल्स देखो, पफ बॉल्स भी मशरूम के बड़े गोल फॉर्म है, ऐसी होती है पफ बॉल्स। ठीक है, और ब्रैकेट फंगीज तो हम लोग खाते हैं वो ऐसे ही तो होता है। हाँ, इस टाइप के होते हैं। ब्रैकेट फंगीज ऐसी होती है, ब्रैकेट जैसे शेप होती है। ब्रैकेट नहीं लगाते हम मैथ में, राउंड ब्रैकेट्स, वैसे होती है ब्रैकेट। तो ज्यादातर वुड पे दिख रही हैं। ठीक है, मशरूम तो आपने देखी है। हाँ, मशरूम तो तुम कॉमन है, मशरूम तो सभी जानते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं।
ठीक है, अलग अलग कलर्स के होते हैं। ये मशरूम, दीज ऑल आर मेंबर्स ऑफ बेसिडियो माइसिटीज। ठीक है, आगे बताओ। They grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasites. ये सॉइल पर, लॉग्स पर और ट्रीज के मतलब ट्रीज पर और जो प्लांट बॉडीज होती हैं उनके ऊपर एक पैरासाइट के तरीके से ग्रो होते हैं। और इसके एग्जांपल है रस्ट एंड स्टैम्प्स। स्मट्स, रस्ट और स्मट्स इसके एग्जांपल हैं। The mycelium is branched. इसके पैरासाइटिक फंगी, ये दोनों पैरासाइटिक फंगी के एग्जांपल है, रस्ट तरह की और स्मट करने वाली भी फंगी। The mycelium is branched and septate. जो mycelium होती है वो एक ब्रांच के ब्रांचेस होंगी उसमें, मतलब माइसीलियम क्या है, थ्रेड ऑफ हाइफे है, हाइफे के नेटवर्क है, मतलब इसके भी माइसीलियम कैसे होंगे, ब्रांचेस वाले होंगे, मतलब उसमें शाखाएं जैसे डालियां, जैसे जैसे पेड़ में डाली होती है ना, वैसे ही सिंगल लेयर का नहीं होगा, सिंगल स्ट्रैंड का नहीं होगा, उसमें ब्रांचेस भी होंगी और उसमें बीच बीच में डिविजन्स भी होंगी। सर जाऊंगी बस 10-15 मिनट। किसी को लेके जाऊं वापस आना है, यहाँ पे रख दो तो कैमरे तो में रहता ही है, मैं भी छोड़ जाती हूँ यहाँ पे। इनमें ब्रांच्ड होती है और सेपरेशन होता है। Asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. जो asexual spores होते हैं वो जनरली नहीं मिलते हैं, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन से कॉमन होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें मिलते नहीं है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से फ्रेगमेंटेशन, मतलब हाइफे टूट गया और हाइफे मिट्टी में रहा, पानी उसको मिला, सब चीज उसे मिली, या कुछ खाने का भी डेड मैटर मिला और डेड मैटर पे वो ग्रो होने लग गया, नया फंगी बन गया। The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative और somatic cells of different strains और genotype. तो अलग तरह की, जैसे मैंने बताई थी, एक प्लस फंगी एक माइनस फंगी, दोनों की हाइफे क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से जिसमें प्लाज्मोगेमी होगी, सबसे पहले साइटोप्लाज्म मिक्स होगा, फिर दोनों के वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स में मतलब न्यूक्लियस भी एक साथ आ जाएंगे और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे डाइकैरियोटिक बोलेंगे, और इससे डाइकैरियोटिक बेसिडियम बनेगा। क्या बनेगा, डाइकैरियोटिक बेसिडियम। मतलब इसका जो फ्रूटिंग बॉडी था उसका नाम था एस्कोकार्प, इसकी दूसरी वाली की फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, बेसिडियोकार्प या बेसिडियम। बेसिडियोकार्प भी बोल सकते हैं, बेसिडियम भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। The resultant structure इसकी भी मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको बेसिडियम। The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give rise to basidium. इसका जो resultant structure है वो dikaryotic है, जो मतलब उसमें हर सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जो basidium को grow करता है। Cargamy and meiosis takes place in basidium, producing four बेसिडियम। कितने स्पोर्स बनते हैं, 4 basidium। यहाँ पे कितने बन रहे थे ऊपर, जितने में भी हमने देखा है इसको स्पोर कितने थे, 8, उसके आधे बनते हैं बेसिडियोमाइसिस, इसमें 4 बनते हैं। आगे, The basidiospores are exogenously produced on the basidium. बेसिडिया प्लूरल होती है, बेसिडिया एंड सिंगुलर बेसिडियम, मतलब इसमें क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली बनेंगे, बाहर की तरफ बनेंगे। The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiospores. बेसिडियोकार्प, बेसिडिया भी किस में अरेंज रहते हैं, बेसिडियोकार्प में अरेंज रहता है। अब इसके डायग्राम देख लो, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं लास्ट में, एगेरिकस, स्टिलैगो, पक्सीनिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये बेसिडियोकार्प, मशरूम इनके एग्जांपल्स थे, तो इसके बेसिडियोकार्प इस तरीके से होते हैं। ठीक है, जो राउंड अम्ब्रेला जैसा होता है कैप, और इसके नीचे गिल्स होते हैं। ठीक है, एंड इन्हीं गिल्स में स्पोर्स निकलते हैं। इन्हीं गिल्स से क्या निकलते हैं, जो धारी 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 है, मशरूम को उल्टा करके देखोगे तो अंदर उसके पूरे छाता के अंदर, अम्ब्रेला जैसे के अंदर गिल्स होते हैं, और उन गिल्स में क्या है, ऐसे बेसिडियम होते हैं, और उन बेसिडियम के जस्ट ऊपर कितने स्पोर्स हैं, 4 स्पोर्स हैं। तो अब मशरूम के अंदर गिल्स की तरफ क्या होंगे, बेसिडिया होंगे, और बेसिडिया के ऊपर क्या लगे हुए होंगे, 4 स्पोर्स, ये दिया हुआ है।
इस तरह से भी देख सकते हैं। these are basidiosपोर्स, these are basidium, और ये स्पोर रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्पोर रिलीज कर रहे हैं। छोटा सा ये जो धारी है उनमें से एक छोटी सी धारी को कट करके, ठीक है, छोटे से पार्ट को कट करके स्लाइड में देखें तो इस तरह का कुछ बेसिडियम दिखेंगे, स्पोर दिखेंगे। तो फंगी के बेसिडियोमाइसिटीज के स्पोर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, लास्ट कैटेगरी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, दीज आर फंगी इम्परफेक्ट। इनको फंगी इम्परफेक्ट कहते हैं बिकॉज इनमें सिर्फ सेक्सुअल एसेक्सुअल स्टेज होती है, सेक्सुअल स्टेज नहीं होती। और ये ऐसी फंगी का कैटेगरी थी जिस भी फंगी की कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखती थी उससे ये वाला ग्रुप बनाया। मतलब इस ग्रुप में वो फंगी रखी गई हैं जिनकी सेक्सुअल स्टेजेस एब्सेंट है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belonged to. और अगर किसी की गलती से कहीं पे किसी साइंटिस्ट ने सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर कर ली तो उसको या तो एस्कोमाइसिटीज में रख दिया या तो बेसिडियोमाइस में रख दिया या पहली वाली में फाइकोमाइस। जिसकी एसेक्सुअल सिर्फ एसेक्सुअल ही है उसको किसमें रखा? ड्यूटेरोमाइस। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. मतलब ये भी पॉसिबल है कि जो एसेक्सुअल हैं और जो वेजिटेटिव स्टेज है उनको ड्यूटोमाइसिटीज में रखा गया है और जो सेक्सुअल स्टेज में है उनको किसी अनदर क्लासेस में रखा गया है। Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. उसके बाद जब लिंकेज पता चल गई, उनकी डीएनए से उसकी कनेक्शन पता चल गई या इवोल्यूशन पता चल गई, तो फिर अगर वो उनका कोई भी रिलेशन नहीं मिला तो उनको ड्यूटरोमाइसिटीज में रखा गया। Once perfect sexual stage of member of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. वो वही बात बार बार बता रहे हैं कि जैसे किसी की सेक्सुअल स्टेज मिलती थी तो उसे एस्को में रख देते थे या तो बेसिडियो में। तो इस तरह से जब ऐसा किया गया तो क्लासिफिकेशन के बाद ड्यूटरोमाइसिटीज में सिर्फ वो फंगी रह गई जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, कभी भी उनकी कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं होती। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? इसीलिए इनका नाम सबसे पहली लाइन में लिखा है इनपरफेक्ट फंगी। इनको कौन सी फंगी बोला गया है? इनपरफेक्ट है क्योंकि ये एसेक्सुअल स्टेज ही शो करते हैं। आगे The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. और इनके स्पोर्स का नाम क्या है? Conidia. कोनिडिया है। The mycelium is separate and branched. जो mycelium होता है उसमें branch होती है, उसमें separation होते हैं। Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of later and help in mineral cycling. इसके कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं और बल्कि जो लार्ज नंबर डिकम्पोजर्स होते हैं वो उनका हेल्प करते हैं मिनरल्स में। सम एग्जांपल्स आर एल्टर्निया, कोलेट्रियम एंड ट्राइबोडर्मा। ये तीनों इसके एग्जांपल हैं। तो आपकी क्लास यहीं तक है। इसमें हमने चारों फंगीज पढ़ ली है। ओके, इसमें प्लांटी, एनिमेलिया और वायरस वायरियोइड्स ये बचे होंगे, तो इसको हम कल की क्लास में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अब आपका मैंने क्वेश्चन दिया था कि फंगी से आपको एमसीक्यू बनाने हैं। यू कैन नाउ, अब आपको अंडरस्टैंड भी हो गया है, समझ में भी आ गया है, तो आराम से आप इसमें से चाहे फिलअप बेस, अगर आपको लग रहा है कि 4 ऑप्शन वाले बहुत टफ पड़ते हैं या देर लगती है, टाइम लगती है, तो फिलअप ट्रू फॉल्स ये वाले बना लो, किसी भी तरह के तो बनाओ, है ना, जो इजी हो जाए वैसे बना लो। मैचिंग बना लो, एक तरफ 4 फंगी के नाम लिखे, दूसरी तरफ उन्हीं के स्पोर्स के नाम लिखे, मैच करने के लिए। ठीक है, या एक तरफ एसेक्सुअल स्पोर्स हेडिंग डाली और सेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, 2-3 तरह के स्पोर्स डाल दिए, एक एस्कोमाइसिटीज मेंबर डाल दिया, एक बेसिडियो, और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल डाल दिए, स्पोर्स के एग्जाम्पल डाल दिए, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है, या फिर आपके एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, और फिर मैच करने के लिए दे दिया। तो जो आपको इजी लग रहा है वैसे वाले एमसीक्यू बनाओ। मैं तो ये नहीं कह रही कि आप हार्ड वाले, इजी वाले भी बना सकते हैं, बट इट डिपेंडिंग ऑन यू दैट विच काइंड ऑफ एमसीक्यू यू आर गोइंग टू मेक। ठीक है,
and you have to give it. Is it clear? Rishika, is it clear? So everyone has to make at least 15 MCQ तो आप पंगी से बना लो. 10 to 15 MCQs आप बना लो and you give it on my email. आज का यही वर्क होगा आपका. ओके मैम. ठीक है. So I'm ending the class. ओके मैम. Any doubt? कि कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप सेशन में. नो मैम. Okay. So I'm